चलिए, तो हम लोग कल देख रहे थे फंडामेंटल राइट ना जी, मूल अधिकार देखना था हम लोगों को, है ना। चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स कितने थे वो हम लोग देख लिए थे, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 तरह प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, है ना। तो मूल अधिकार जो है वो 6 तरह के थे। समानता के अधिकार से लेकर के संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक हम लोगों ने बात किया था, है ना, कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। और भाग कितना है जी? भाग है 3, है ना। पार्ट है 3, ठीक है। और आर्टिकल 12 से 35, तो जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि 14 से 12 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29-30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है अल्पसंख्यकों के लिए, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सभी लोगों के लिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा, कि वो ऐसा है कि उसी से सारे के सारे अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, है ना, संरक्षित होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर इस चीज को जो है हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए कि यह जो है 12 से 35, तो ये देखिए इसमें अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि भाई 14 से तो देख रहे हैं कि 14 से 18 शुरू होता है वो है समानता का अधिकार, है ना। लेकिन 12 क्या है और 13 क्या है ना। 12 क्या कहता है, तो लिखेंगे आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। 12 आर्टिकल वे के हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। यही है ना जी। चलिए, तो आर्टिकल 12, है ना, आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं जी, है ना, इस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब देखिए, राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य की परिभाषा, तो इसका यह मतलब है कि फंडामेंटल राइट आपको जो मिला हुआ है राज्य के खिलाफ मिला हुआ है ना। ये क्या मिला हुआ है? राज्य के खिलाफ मिला है ना, स्टेट के अगेंस्ट में मिला हुआ है, ठीक है। राज्य के खिलाफ में मिला हुआ है क्या? तो मूल अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट राज्य के खिलाफ मिला हुआ है कि राज्य आपसे आपका अधिकार छीन नहीं सकता है जी, है ना। राज्य जो है आपसे आपका अधिकार नहीं छीन सकता है। तो ये जितना जो आप 14 से लेकर 32 तक जो अधिकार सब देख रहे हैं वो सब क्या, वो सब राज्य के खिलाफ मिला हुआ है, इसलिए इसको निगेटिव राइट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि राज्य के शक्ति को कंट्रोल करता है और यह कहता है कि नागरिक के अधिकार को राज्य छीन नहीं सकता है ना। तो यहां पर जो है ये सारी चीजें जो है सो क्या है, लिखा गया है। तो आपको देखना है कि भाई तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होता है ना। राज्य किसको कहेंगे, राज्य के परिभाषा में कौन शामिल है, तो कौन शामिल है तो लिखेंगे राज्य के परिभाषा में कौन कौन आता है, तो लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। उसके बाद
स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अच्छा, अब देखिए कि यहां पर एक शब्द हमने लिखा है, सब में एक कॉमन चीज है, सरकार, गवर्नमेंट। तो सरकार का 3 अंग होता है जी, सरकार का 3 अंग होता है ना। कौन कौन सा? कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, क्या? उन्हीं से पूछिएगा तब, है ना। कुछ नहीं, सरकार का मतलब 4, ठीक है। सरकार, सॉरी 4 कर, सरकार का मतलब 3, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सरकार 3 ही है, ठीक है। तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है। इसका काम है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ओके, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, जो कानून को लागू करे, कानून को जो लागू करेगी वो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूट ऑफ लॉ, है ना। और विधायिका तो मेकिंग ऑफ लॉ, है ना, जो कानून बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, जो कानून बनाती है वो विधायिका है, और जो कानून को लागू करती है वो कार्यपालिका है, ठीक है। और उसके बाद है जुडिशियरी, है ना, न्यायपालिका। तो रिव्यू ऑफ लॉ, कानून की समीक्षा करती है। कहीं भी पूछे सरकार क्या कितना अंग, तो 3 अंग, गलती से भी 4 नहीं लगाना है ना। 4 जो है ना, ये मड़गड़ंत एक कहानी बनाई गई है, क्योंकि मीडिया वाला सब जो घूम के कहीं माइक लगा देता है क्या करो मुंह में, है ना, कहता है कि आर्टिकल 19(1) के तहत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हम सवाल पूछेंगे, है ना, तो उसको कहा जाता है, लेकिन इट्स नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान इसको स्वीकार नहीं करता है। संविधान में सरकार का मतलब 3 ही है, क्योंकि आप पढ़ेंगे केंद्र सरकार, जो भी कहता है ना कि मीडियो है, ओकरा से पूछिए कि भारत के संविधान के भाग 5 में सरकार लिखा हुआ है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में कहीं मीडिया का गलती से भी चर्चा है? गलती से भी 52 से स्टार्ट करके 151 तक चलता है केंद्र सरकार। तो 52 से लेकर के 78 तक में केंद्रीय कार्यपालिका है। तो केंद्रीय कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान न्यायवादी। फिर 78 के बाद 79 से 123 के बीच में विधायिका है, लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव में कौन आता है? भारत की संसद। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और लोकसभा राज्यसभा में कानून कैसे बनता है उस सब प्रक्रिया का वर्णन है 123 तक में। 124 से 147 तक में है सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है देश की, तो कानून की समीक्षा करता है। और उसके बाद 148 से 151 तक में है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो मीडिया कहां गलो नहीं होता, ठीक ना। तो इसलिए क्या है, सरकार का मतलब 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, विधायिका का काम कानून को बनाना, और न्यायपालिका का काम समीक्षा करना। अब देखिए, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार, तो यहां भी सरकार का 3 अंग होगा ना जी। तो केंद्रीय कार्यपालिका हो जाएगा, केंद्रीय विधायिका हो जाएगा, और केंद्रीय न्यायपालिका हो जाएगा। तो अभी बताया सबको, कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा, विधायिका में कौन आ जाएगा, और न्यायपालिका में कौन आएगा। वैसे राज्य सरकार में भी, राज्य सरकार की कार्यपालिका में कौन आ जाएगा भाई? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये राज्य का कार्यपालिका है, ठीक है। राज्य का विधायिका कौन हो जाएगा? तो राज्य का विधानमंडल, जहां पे राज्य बिहार सरकार का कानून बनता है, ठीक है। और राज्य की न्यायपालिका कौन है? तो हाई कोर्ट, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मतलब केवल सरकार से नहीं है,
केंद्र की विधायिका से, कार्यपालिका से, केंद्र की विधायिका से और केंद्र की न्यायपालिका से। मतलब सरकार के परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, संसद भी शामिल है और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब लोग भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है। बता रही समझ में? उसके बाद राज्य सरकार में भी वही मामला है। अब स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है पंचायती राज, है ना। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है, तो यहां पर पंचायती राज क्या है भाई? तो दो यहां पर, एक है पंचायती राज और एक है नगर निगम, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यह जो है ना, तो ये पंचायती राज और नगर निगम जो है वो इसका क्या है? तो स्थानीय सरकार है। तो आप देखिएगा कि वहां गांव में मुखिया होता है ना। तो मुखिया जो होता है वो क्या है? वहां का वो एग्जीक्यूटिव है ना। गांव में पंचायत में होती है ग्राम सभा, विलेज असेंबली। तो विलेज असेंबली जो है वो वहां की विधायिका है। और वहीं पर होता है सरपंच, तो वहां का है न्यायपालिका। ठीक है, तो स्थानीय सरकार का भी 3 हिस्सा है ना। तो ये सब क्या है? इस सब का सब सरकार है और इस सब जो है वो राज्य के परिभाषा में शामिल है। तो इस सब के राज्य के परिभाषा में शामिल होने का मतलब यह हुआ कि इसमें से कोई भी आपका मूल अधिकार आपसे नहीं छीन सकता है। बात है समझ में? समझ में आया जी? कि कोई भी इसमें से आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है ना। तो इस चीज को ध्यान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसमें से सब लोग जो है वो राज्य के परिभाषा में शामिल है और कोई भी आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन नहीं सकता है। क्लियर? ठीक है, चलिए। हाँ, नगर निगम में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आप देखते हैं कि 3 स्तर होता है ना, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो तीनों ही स्तर पे वार्ड काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होता है कि कौन एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, कौन लेजिस्लेटिव का काम करेगा और कौन जो है सो जुडिशरी का काम करेगा। इसका सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूटिव होता है नगर निगम का, होता है मेयर, है ना। जो मेयर होता है, जो सारा निर्णय लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो सब इसके लेजिस्लेटिव के तौर पे काम करते हैं, जिसको रिकमेंड करते हैं कि हमको अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम करवाना है या नहीं करवाना है, वो सारा इसको रिकमेंडेशन जाता है। और इन्हीं के अंतर्गत इनका जुडिशियल वर्क भी होता है, न्यायपालिका का काम भी होता है कि स्थानीय छोटे मोटे अगर झगड़े होते हैं तो उसका निपटान का काम भी ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों शामिल है और तीनों में से कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। क्लियर है? अभी ना बोले विलेज असेंबली, ग्राम सभा, हाँ? जिला परिषद इसी में आता है, पंचायती राज में ही आता है। ठीक है, पंचायती राज का 3 टायर है तो उसी में आता है ना। विलेज असेंबली होता है गांव में, ग्राम सभा, मुखिया जी लोग उसका बैठक नहीं करवाते हैं, लेकिन उसका नियम है कि होना चाहिए। विलेज असेंबली का मतलब यह है कि उस पंचायत में 18 वर्ष अधिक उम्र के जितने लोग हैं वो सब विलेज असेंबली के पार्ट है ना। और उनके रिकमेंडेशन पर गांव में काम होना चाहिए, उनके सूचना के बेस पर होना चाहिए। तो ये सब काम मुखिया जी लोग पेपर पर करवा लेते हैं। ग्राम सभा का मीटिंग बहुत गिने चुने लोग को बुला करके अपना द्वार पर करवा लेते हैं और पेपर साइन करा लेते हैं। गवर्नमेंट को डाटा चला जाता है कि बैठक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल बैठक जो है सो नहीं होता है, जिसमें कि ग्राम सभा से पूछा जाए कि डेवलपमेंट्स के काम कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है, राज्य के परिभाषा में शामिल है। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखिए। इसके अलावे एक लाइन और लिख लेंगे, सरकारी कंपनी, है ना, गवर्नमेंट कंपनी। ले कितना टाइम हो गया जो वही है, हाँ? सब रॉन्ग टाइम पर, सब रॉन्ग आदमी सब फोन करता है, हाँ? चलिए, तो सरकारी कंपनी देखिए, अब गेल, भेल, सेल, है ना, जितना भी सरकारी कंपनी सब है, ये सब क्या है जी, ये भी राज्य के परिभाषा में शामिल है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी सरकारी कंपनी है वो भी आपका अधिकार आपसे नहीं छीन सकती है। ठीक है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीन सकती है। क्लियर है? तो ये क्या है, राज्य की परिभाषा है और राज्य के परिभाषा में ये सब चीज जो है सो आपसे नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, राज्य ये सब आपसे नहीं छीन सकती है। ओके,
क्लियर है? लिख लीजिए इसको। सरकारी कंपनी लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी, है ना। तो गवर्नमेंट जो भी सरकार की कंपनी होगी, जैसे गेल भेल, तो एग्जांपल में मैंने बोला सरकारी कंपनी, यही याद रखना है, जो इसकी मालिक सरकार होगी सरकारी कंपनी है ना। तो वो जिसकी भी मालिक सरकार है, जो कंपनी सरकार चला रही है, वो क्या है? सरकारी कंपनी। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये है राज्य की परिभाषा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके द्वारा जो है वो कहीं भी क्या नहीं किया जाएगा जी, तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीना जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13। तेरह क्या कहता है, तो लिख लेंगे। कहेंगे कि आजादी से पूर्व, हाँ लिखिएगा, आजादी से पूर्व या आजादी के बाद, बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी से पूर्व या आजादी के बाद का कोई भी कानून मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो कानून है ना, कोई भी एक्ट, वो चाहे आजादी से पहले का हो या आजादी के बाद का हो, है ना, कोई भी ऐसा अगर कानून होगा ना जो आपका मूल अधिकार को छीन रहा होगा, तो कोर्ट क्या करेगा? उस कानून को खत्म कर देगा, लेकिन आपका मूल अधिकार बचा लेगा, आपके मूल अधिकार को रक्षा कर लेगा। ठीक है, ये कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो है वो एक्टिविटीज देश में होते हैं, है ना। अभी एक मामला जो है वो देश में चल रहा था कुछ दिन पहले, वो था तलाक का मामला, है ना। इसको बोलते थे 3 तलाक, है ना, ट्रिपल तलाक, है ना। ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, है ना। इस्लाम के अंदर में 3 प्रकार के तलाक का चर्चा है ना। और वो तलाक है तलाके हसन, तलाके अहसन और तलाके बिद्दत, है ना। तो तलाके बिद्दत जो है वही है 3 तलाक। तलाके बिद्दत को ही कहते हैं 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, है ना। इसमें होता क्या था? तो इसमें होता था 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना। इसमें क्या होता था? तो इसमें कहता था कि भाई आप जो है सो चलिए, अब हो गया काम खत्म, है ना, एक्सपायरी डेट आ गया अब, है ना। तो और इसमें दिक्कत क्या थी कि ये केवल पुरुषों के पास था, महिलाओं के पास नहीं था। ये कहने का मतलब अगर महिला भी चाहे कि हम भी कह करके तलाक ले ले, तो महिलाओं को नहीं था ये केवल पुरुष वर्ग को था कि पुरुष वर्ग ही ऐसा कर सकता है। तो इस वजह से ऐसा एक मामला हुआ, वो मामला हुआ 1985 में ही, वो था साहबानों का केस। 1985 का ही बात है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ट्रिपल तलाक का एक महत्वपूर्ण मामला था जो कोर्ट तक पहुंचा, साहबानों का केस, है ना, जिसमें साहबानों के साथ ये घटना घटी और उनको छोड़ दिया गया और उनका एज भी काफी हो चला था और उनके पास अपना पालन पोषण करने का भी मतलब पैसा नहीं था। ऐसे में उनके साथ ये हुआ, तो ऐसे में वो कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा कि भाई इसको इन्वेस्ट किया जाए, कोर्ट ने कहा कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, है ना। लेकिन तात्कालिक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और कोर्ट के दिए गए निर्णय को कोई वैल्यू नहीं दिया और वहां पर साहबानों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब बल्कि पक्ष साहबानों का लेना था, लेकिन पक्ष उनके पति का ले लिया गया, है ना।
वोट बैंक का अपना मसला था, सरकारों ने कर दिया वैसा। लेकिन फिर जो है वो एक केस हुआ 2014 में, और एक केस गया सायरा बानो का केस, उत्तराखंड की महिला सायरा बानो। तो ये पूरा मामला चलता है शाह बानो से सायरा बानो तक, है ना। सायरा बानो के साथ भी यही कांड हुआ। ऐसा नहीं था कि इस बीच में और किसी के साथ नहीं हुआ, बहुत से लोगों के साथ हुआ, लेकिन कोर्ट तो कोई लोग जाता है ना। तो सायरा बानो के साथ हुआ, बस सायरा बानो पहुंच गई कोर्ट। इस बार मौसम बदला हुआ था। इस बार देश में सरकार के पद पर मोदी जी बैठे हुए थे और उनको इस मामला सूट करता है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसको जो दवा सूट करता है वैसा ही बीमारी अगर उसको हो जाए तो जल्दी जल्दी इलाज करा लेगा कि चलो भाई कम से कम बीमारी के बहाने हम इलाज करा ले। तो वही हुआ। जैसे ही मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा तो कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और कोर्ट ने कहा कि भाई ये नई चीज नहीं चलना चाहिए। देखिए मामला क्या था। 1936 में बना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, है ना। तो ये आजादी से पहले का बना हुआ संस्था है और इसमें ये तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हर बोर्ड का अपना पर्सनल लॉ होता है ना। हर लोग का अपना पर्सनल लॉ होता है, ठीक है। तो पर्सनल लॉ के हिसाब से कि हर धर्म में विवाह का रीति रिवाज, नियम, तलाक का नियम कानून अलग अलग है हर धर्म के अंदर में। तो वैसे इसमें इस कानून के तहत ये 3 तरह के तलाक का रखा गया। इसमें एक ट्रिपल तलाक भी था। तो इसमें चूंकि महिलाओं को अधिकार नहीं था तो महिलाओं ने कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है, आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे तो कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, कि कानून के सामने सब लोग बराबर है। साथ में 15 कहता है कि जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो फिर महिलाओं ने कहा कि जब संविधान कहता है फंडामेंटल राइट है कि भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं करेंगे, तो ये वाला में भेदभाव काहे हो रहा है भाई? नहीं होना चाहिए। या तो इसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो हमको भी दीजिए कि हम भी दे दे। तो कोर्ट ने देखा कि कानून तो पहले का कानून है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको कह दिया इनवैलिड। कोर्ट ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, है ना। और सरकार को आदेश दिया कि सरकार जल्दी से जल्दी कानून बनाए, है ना। कानून बना करके इसको इनवैलिड डिक्लेयर करे और जो कोई भी ऐसा अगर काम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, ये किया जाए, ठीक है। सरकार ने कानून भी बना दिया और ट्रिपल तलाक को इनवैलिड भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो कहने का मतलब है, ऐसा देखिए ये एग्जांपल लिया, ऐसा इस्लाम के अंदर में यहां पर हो रहा है, हिंदू धर्म में भी ऐसा हो रहा है। हिंदू धर्म के अंदर में आप देखिए केरल के अंदर ब्रह्मचारी जी का मंदिर है ना। तो वहां जो है में कहा गया कि भाई महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं था, है ना। वहां पर जो है महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं था। तो सबरीमाला ब्रह्मचारी जी का मंदिर है वो, ठीक है। तो वहां भी कुछ महिलाएं चली गई कोर्ट, है ना। एक तो पहले साउथ की एक्ट्रेस थी, वो गई पूजा करने, उसको नहीं पूजा करने दिया गया, तो उसका मूवी नहीं चल रहा था, सोचा कि मामले चला दे कोनो, है ना। तो चल गई कोर्ट कि देखिए हमको पूजा नहीं करने दिया गया। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप किसी मंदिर में आप बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि पुरुष जाएगा और महिला नहीं जाएगी, महिला जाएगी पुरुष नहीं जाएगा, है ना। तो सबरीमाला केस में भी कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच बना हुआ था। 5 जज में से 4 जज पुरुष थे, 1 जज महिला थी, इंदु सिंह मल्होत्रा। तो इस 5 जजों के बेंच ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि महिलाओं को सबरीमाला में पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी है हमारे देश में। तो कहने का, लेकिन हाँ, इंदु सिंह मल्होत्रा का जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा अलग स्टेटमेंट था, हालांकि महिला है वो, उन्होंने खुद कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समाज को इसको अपने हिसाब से चलाना चाहिए, है ना। लेकिन खैर बहुमत से फैसला, 4 जजों का फैसला था कि वहां पे महिलाओं को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो मिल गया। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां पर इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो वही आर्टिकल 13 कहता है कि अगर ऐसा कोई भी कानून होगा ना, वो आजादी से पहले का हो चाहे आजादी के बाद का हो, जो भेदभाव करता होगा तो उस कानून को खत्म कर देंगे, लेकिन आपका अधिकार का रक्षा किया जाएगा। बता नहीं समझ में, ठीक है। तो वही 13 कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि संसद ना तो कोई कानून बना करके आपका फंडामेंटल राइट छीन सकती है और ना ही पहले का कोई बना हुआ कानून आपका फंडामेंटल राइट छीन सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, कल ही मैंने लिखाया था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से छीन करके विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आ सकता है ना कि भाई अभी कह रहे हैं कि नहीं
छीन सकते हैं, और तो फिर छीन कैसे लिया गया, है ना। तो देखिए, साधारण कानून बना करके तो नहीं छीना जा सकता है, नॉर्मल कोई कानून बना करके आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीना सकता है, लेकिन हां संविधान में संशोधन करके आपका अधिकार छीना जा सकता है। साधारण कानून बना करके आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीना जाएगा, लेकिन संविधान में संशोधन करके छीना जा सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 कहता है कि आजादी से पहले या आजादी के बाद का कोई भी कानून आपका मूल अधिकार आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह भी हुआ कि संसद कानून बना करके आपका अधिकार नहीं छीन सकती है, लेकिन हां अगर छीनना चाहे, छीनना जरूरी हो जाएगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि संविधान में संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटा करके क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना। स्थानीय सरकार के डिफाइन करेंगे, बैठिए, जब स्थानीय सरकार पढ़ाएंगे तब, है ना। हसुआ के ब्याह में खुरपे गीत हम नहीं गाएंगे, ठीक ना। देखिए क्या है, अलग से पढ़ाएंगे 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें बताएंगे कि 73वां के तहत पंचायती राज को मिला संवैधानिक दर्जा, और 74वां के तहत मिला नगर निगम को संवैधानिक दर्जा। वो बहुत बाद का बात है अभी, है ना। अभी पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल राइट, तो अभी बस इतना समझिए कि स्थानीय सरकार के पास भी अधिकार नहीं है कि वो आपका फंडामेंटल राइट छीन सके। जहां जहां जिस टॉपिक में पहुंचेंगे ना, उस टॉपिक का पूरा बढ़िया से ऑपरेशन कर देंगे, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, जहां पहुंचेंगे वहां पर उसको ठीक से करें, अन्यथा उसको बताने के चक्कर में पता चला कि फंडामेंटल राइट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारा फिलहाल फोकस फंडामेंटल राइट है। तो 13 में समझ रहे हैं कि कोई भी कानून बना करके संसद जो है वो आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन नहीं सकती है, इसको ध्यान रखना है। अगर छीनना ही पड़ा तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई, तो लिखिएगा। ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों के समान संरक्षण को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है जी, शब्द से क्लियर है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, है ना। कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इसको बोलते हैं विधि के समक्ष समता। ठीक है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इसको क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समता। कि कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। कानून के सामने सब लोग बराबर है। अच्छा बताइए कि अगर ऐसा एक नियम बना दिया जाए कि कानून किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, है ना, एकदम कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करेगा, तो इससे एक अच्छा समाज का स्थापना होगा या एक बुरा समाज का स्थापना होगा? अगर एक समान कानून बना दिया जाए सभी लोगों के लिए कि एक का कानून है और इसी कानून को सभी लोग को मानना है ना, तो ये क्या इस समाज के लिए ठीक होगा या बुरा होगा? देखिए अगर विधि के समक्ष समता जो है ना, अगर आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ दे दिया जाए
कंप्लीट तौर पर, तो न्याय करने के चक्कर में बहुत से लोग से अन्याय हो जाएगा। इसलिए कानून सबके लिए एक समान नहीं होना चाहिए। कानून समय, परिवेश, परिस्थिति और स्थिति के अनुसार होना चाहिए। अगर एक एक्सट्रीम लाइन अगर आप खींच देंगे तो उससे क्या हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, है ना। तो इसलिए न्याय करने के लिए जरूरी है कि विधि के समक्ष समता हो, लेकिन विधियों का समान संरक्षण हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस आर्टिकल में दो आइडियोलॉजी है। ये वाली जो आइडियोलॉजी है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन की आइडियोलॉजी है, इसको लिख लीजिएगा। ये बीपीएससी ने पूछा था ना, अभी ये जो 68वीं पीपी का एग्जाम हुआ था ना, ये पूछा था कि विधि के समक्ष समता ही कहां से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन से का एक फिलोसोफर था, उसका नाम था एवी डायसी। एवी डायसी, ये उसी का विचार है ना। विधि के समक्ष समता जो है वो एवी डायसी का विचार था, ठीक है। और ये विधियों का समान संरक्षण है, ये विचार जो है वो किसका है, तो ये वाला जो विचार है ये यूएसए का विचार है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ठीक है, आइए तो विधि के समक्ष एवी डायसी, और वो विधियों का समान संरक्षण वो यूएसए का कंसेप्ट है, ठीक है। लिख लिए एवी डायसी, ठीक है। आइए यूएसए का कंसेप्ट है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। कानून के समक्ष समानता अगर कर दिया जाए तो मान लीजिए कि बूढ़ा आदमी के लिए एक कानून, अब बच्चा के लिए एक कानून, ठीक बात होगा जी? नहीं होगा ना। इसलिए आप देखते हैं ना कि जो लोग बस उस में चलता है तो 2-3 साल का बचवा रहता है तो उसको अपना गोदी में बैठा लेता है, कहता है एक टिकट नहीं कटाएंगे, है ना, अपने वो कटाता है खाली, ठीक है। अब कानून बन जाए कि ना भाई सबके लिए कटाओ, तो छोटका बचवा सब जाएगा, कोई टिकट लेवे पर तो, है ना, उसका भी टिकट कटाना पड़ेगा, तो इससे दिक्कत होगा ना। इसके अलावा मान लीजिए कोई बाल अपराधी है, कोई खूंखार अपराधी है ना, कोई बुरा अपराधी है, पूरा एकदम अपराधी पेशा है, तो दोनों को अगर एक समान दंड दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, ये तो न्याय नहीं ना होगा जी। तो न्याय तो अपराध की प्रकृति और स्थिति के हिसाब से दिया जाएगा। तो इसीलिए देखिए विधि के समक्ष समता जो है ना, इंडिया में 20% है, ओनली 20%। अब विधियों का समान संरक्षण जो 80% है। इसका मतलब होता है विधियों के समान संरक्षण का मतलब कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब हुआ कि जो जैसा होगा उसके साथ कानून वैसे ही बर्ताव करेगा, ठीक है। और देखिए ये जो आरक्षण आप लोग देखते हैं, रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन यहीं से निकलता है, यहीं से निकलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में समाज, सारा समाज एक धरातल पर नहीं ना है जी, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे छोटा है, मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग समाज है। और एक समाज मान लीजिए कि सबसे बड़ा है ना, जो इस लेवल पे है। तो ये जो छुटका छुटका समाज सब है, जो छुटका आदमी सब है, इस सब को तो भाई यहां तक पहुंचाना है ना कि सब क्या हो जाए, बराबर पर आ जाए, है ना। तो सबको बराबर पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से सपोर्ट करना पड़ेगा। यही जो सपोर्टवा होता है ना, इसी को कहते हैं आरक्षण, ठीक है। और इस सपोर्ट करके इसको क्या करते हैं, यहां पहुंचाते। तो देखिए जब इस सब आदमी को सपोर्ट करेंगे तो जो पहले से जो बड़का बन के बैठल है, इसको लगेगा कि हमको तो नहीं मिल रहा, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। लेकिन यह अन्याय नहीं हो रहा है, वास्तव में यही न्याय है कि जो समाज में पीछे छूट गया, समाज में जिसका विकास नहीं हुआ, तो सरकार का यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि सरकार उसको आगे बढ़ाए। इसको ऐसे समझिए कि एक परिवार है, अब परिवार में माता पिता है और 2 बच्चा है ना, माता पिता और 2 बच्चा, ठीक है। उसमें से एगो बचवा जो है वो मान लीजिए ए है और एगो बी है। तो ए बचपन से ही हष्ट पुष्ट और मजबूत है, ताकतवर लड़का, एकदम बढ़िया लड़का है, ठीक है। अब बी जो है ये बचपने से बेचारा कुपोषण का शिकार है ना, इसका हाथ पैर सब एकदम पतला पतला, पेटवा इतना में, है ना, एकदम ऐसे चल रहा है, ठीक है।
आगे जोर जोर से कहीं आंधी आई लो तो माता पिता को टेंशन है कि कहीं गबड़ा न जाए, है ना। तो अब देखिए, अब अगर माता पिता एक एक्सट्रीम नियम बना दे, माता पिता लोग कहते हैं ना कि हम बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा बात है, नहीं करिए भेदभाव। तो अगर यहां पर भी अगर माता पिता ये नियम बना ले कि हम बच्चा के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो मान लीजिए घर में 1 लीटर दूध आ रहा है, तो माता पिता अपना बच्चा के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, तो एक रो देता हूं 1 गिलास, एक रो देता हूं 1 गिलास, तो ये जो मोटका है ना, ये और मोटा के साढ़ हो जाएगा, है कि नहीं, ये पगला ये बेचारा कुपोषण का शिकार है, ये कुपोषण ये लक भइले चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसको तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का जरूरत है ना जी, क्योंकि कमजोर ना है, ये मर उड़ जाएगा, इसको दिक्कत हो जाएगा, तेज आंधी आएगा तो उड़ जाएगा ही। तो ऐसे में क्या माता पिता अगर दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे तो क्या सही बात है? ऐसे में माता पिता का न्याय यह कहता है कि इसको कहे कि पोवा सुन, तोर दूध ऐसे बंद, तोरा दूध के तू एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ले लिया है, अब तोरा नहीं चाहिए। ये जो तुम्हारा छोटका भैया है, ये आंधी उंधी में जाता है तो डर लगता है कि आम के साथ ये उड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करे, तो इसको देते हैं, ये पूरा का पूरा दूध जो है ना, इसको सुबह शाम दोनों टाइम पिलाएंगे, इसको बनाएंगे ताकतवर। तो क्या हो गया, इसका मतलब है कि माता पिता भी इसको आरक्षण दे रहे हैं, है ना, माता पिता भी क्या कर रहे हैं, इसको आरक्षण दे रहे हैं। तो ये आरक्षण जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, पॉजिटिव है, किसी के विकास के लिए दिया जा रहा है, किसी के विनाश के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो वही कहता है विधियों का समान संरक्षण, समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार, यानी कि समाज में जो संपन्न होगा, बड़ा होगा, उसके साथ एक जैसा व्यवहार, और समाज में जो विपन्न होगा, कमजोर होगा, उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। और उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार नियम कायदा कानून बना सकती है। तो जो पहले से ताकतवर है उसको लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन यह भेदभाव नहीं है, एक्चुअल में यही न्याय है। क्या बेस गलत है? हाँ देखिए, बेस जो है कास्ट वाइज है, अब तो कास्ट वाइज नहीं कह सकते ना, अब तो और अपडेट्स हो गए, है ना, अब तो आर्थिक भी आ ही गया, इकोनॉमिक भी आ ही गया, है ना। तो आप कह सकते हैं कि भाई कास्ट वाइज है, लेकिन देखिए आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत संविधान में लिखा हुआ था कि आरक्षण उसको दिया जाएगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जाति की बात उसमें नहीं थी, उसमें लिखा हुआ था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, है ना। तो आप देखिए कि जिसे मान लीजिए कोई उच्च जाति का आदमी है, ठीक है, अब जैसे हम ब्राह्मण है ना, तो अब अगर हम गरीबों रहेंगे ना तो आदमी सब हमसे सम्मान से बतियाएगा, काहे बतियाएगा, किसी नहीं बाबा है ना, बड़ा है ना, ऐसे ही आदर करेगा, ठीक है ना, ऐसे ही सम्मान देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आदमी निम्न वर्ग से आता है, ठीक है, तो उसको जो क्या करेगा ना, सब उसको सोचेगा इतना निम्न वर्ग का आदमी है तो उतनी साधन संपन्न भी होगा ना, तो उसको सब नीचा दिखाएगा, उसके साथ मिसबिहेव करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, अच्छा से उसको बात नहीं करेगा, उसको वैल्यू नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सामाजिक व्यवस्था का दोष है कि सामाजिक व्यवस्था हमारा ऐसे ऊंच नीच में बांट दिया गया कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। अब मिसबिहेव दुर्व्यवहार का नतीजा रहा कि उनको बराबर का अवसर नहीं दिया गया। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको अवसर नहीं दिया गया, और वो अवसर नहीं देने की वजह से क्या हुआ, उस समाज में उनका विकास नहीं हो पाया। तो इसी वजह से देखा गया कि भाई अब देश में कौन पिछड़ा हुआ है। तो जो आरक्षण का आप कंसेप्ट देखते हैं, तो SC ST आरक्षण तो संविधान लागू होने के समय से चल रहा है ना। OBC आरक्षण जो आया, OBC आरक्षण कब लागू हुआ था जी? OBC आरक्षण देश में कब लागू हुआ? हाँ, ये बात ठीक है, एक आदमी है तो दूगो तो आंख होबे करेगा कम से कम। मंडल कब लागू हुई ना, बताइए। अब देखिए, हम ही मैनेजमेंट को बोले कि भाई जा करके नारियल पानी लेके आओ, ठीक है, तो वो लेके आया, ठीक है। अब देखिए, सुनिए, इसको भी समझिए। अब दूसरा भी मान लीजिए यहाँ कोई आदमी आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो कहे कि हमरो लेके आओ, है ना, वो है। तो अब उस क्या है, अब परिस्थितियां पर निर्भर करता है ना।
हमने कहा कि भाई देखो, रोज सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग हमको उठा रहे हो, है ना, हम सुबह कि भाई हम खुद भी एक विद्यार्थी, हमारा खुद अपना पढ़ना रहता है ना, तो ये तो रात भर जाके अपना पढ़ो, 7 बजे आ जाओ यहाँ क्लास लेने के लिए, दिक्कत होता है, नींदो पूरा नहीं होता है ना, अब फिर यहाँ आ जाने के बाद दिन भर से छुट्टी नहीं मिलता है, ठीक है, फिर क्लास सब चलते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिक्कत होती है ना, तो हम लोग से पर थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन बना के रखते हैं, है ना, दबाव बना कर क्रिएट कर रखते हैं कि भाई हमारा सर्विस में कमी नहीं होना चाहिए, सर्विस में कमी है तो हम आइल बंद कर देबो, है ना, तो दिक्कत है। तो क्या है, तो समय के हिसाब से क्या है, अब उन लोगों को भी थोड़ा बदलना पड़ता है टाइमिंग के हिसाब से, है ना, कि भाई हो सकता है कहीं जिद पे अड़ गए नए तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, तो उनको समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार, जहां पे असमान परिस्थितियां हैं वहां पर नहीं चाहते हुए भी आपको असमान व्यवहार करना पड़ेगा। आज जहां पर सामान्य परिस्थितियां वहां पर समान व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन बना था 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में। बीपी मंडल जो थे वो उस समय कानून मंत्री थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। उन्होंने ही बना था वो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। उसमें कहा गया कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन में कहा गया कि भाई भारत में कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उनका विकास नहीं हुआ है, तो उन्हीं को एक ग्रुप बनाया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। उसमें 2 कैटेगरी कर दिया गया, BC1 और BC2, कि उसमें कौन ज्यादा पिछड़ा है, कौन कम पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब रिकमेंडेशन दिए, वो कहे कि भाई इनको आरक्षण की आवश्यकता है। 27% आरक्षण का डिमांड किया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 1978 में। लेकिन दिक्कत यह हुई कि उनका सरकार बहुत दिन तक चला ही नहीं, है ना। जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, तो तुरंत सरकार गिर गई, 79 में ही सरकार गिर गया। और उस बीच एक और प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह, तो उनका भी सरकार लंबा कंटिन्यू नहीं चल पाया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा सरकार जो है सो उनका डिस्ट्रॉय हो गया। फिर 80 में इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। फिर 84 का दंगा हुआ, उसके बाद उसकी इसी बीच जो है सो इंदिरा जी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद राजीव गांधी सरकार आई, राजीव गांधी सरकार ने भी इसको लागू नहीं किया। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और बीपी सिंह ने 1989 में मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो 1989 से ओबीसी आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, जाति के आधार पर, है ना, क्योंकि उस समय यह कहा गया कि कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा बात नहीं है कि जनरल क्लास में कोई गरीब नहीं है ना, वहां भी लोग गरीब हैं, वहां भी दिक्कत है। लेकिन समस्या यह है कि संविधान में क्या लिखा हुआ था, संविधान में लिखा हुआ था कि आरक्षण उसी को देंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। संविधान में ये नहीं लिखा था कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको भी आरक्षण देंगे, ये बात नहीं लिखा हुआ था। तो सामाजिक की स्थिति किसकी कमजोर होती है, ये तो समझना पड़ेगा ना। सामाजिक स्थिति तो निम्न जाति के लोगों की कमजोर होती ही है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस वजह से जरूरत था कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और इसीलिए उनको दिया गया। लेकिन यह भी सत्य बात है कि जनरल क्लास में भी बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय व्यवस्था होना चाहिए। उनका यह अपराध नहीं है कि वो जनरल क्लास में जन्म लिए हैं, उनके लिए भी सर्विस होना चाहिए। तो जैसे ही ओबीसी आरक्षण देश में 1989 में लागू हुआ, उसके कुछ ही साल बाद देश में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव जब बने तो उन्होंने तय किया कि भाई देखिए 10% आरक्षण हम जनरल क्लास को भी देंगे। क्यों? आर्थिक आधार पर। तो उन्होंने इसके लिए काम कर दिया और अनाउंस कर दिया कि 10% रिजर्वेशन हम जनरल क्लास को भी देंगे, और जनरल क्लास को भी जो है सो यहां पर आरक्षण अलाउ करेंगे। उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन जब किया ना तो कुछ आदमी सबके पेट में हो गया दर्द कि पगला ये जनरल को गलत दे रहे हैं, है ना। वो सब चल गया कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि आर्थिक आधार पर आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संविधान में आरक्षण देने का जो आधार लिखा हुआ है वो अब इसको बंद कर दीजिए भाई। चलिए देखिए, तो 10% रिजर्वेशन जो है पीवी नरसिम्हा राव ने ऑफर कर दिया,
लोग चल गया कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि भाई देखिए, संविधान में ना आर्थिक आधार लिखा ही नहीं है, तो इसलिए आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। बस पीवी नरसिम्हा राव का जो किया गया प्रयास था वो असफल हो गया। लेकिन इस बार आ गए मोदी जी, है ना। तो मोदी तो सब बीमारी का इलाज लेके साथे साथे चलते हैं, है ना। तो वो सोचे कि भाई 2019 का चुनाव एकदम फिक्स कर लेना है कि एकदम जीतना है, तो 2019 में दिए हैं 10% आरक्षण जनरल कम्युनिटी को 19 में दिए। कैसे दिए? तो जबरदस्त तरीका से दिए। पहले उन्होंने क्या किया, दो सभी समुदाय को साध दिया एक ही साथ। SC ST एक्ट को मजबूत बना दिया, तो निम्न वर्ग को साध लिया अपने साथ, है ना। हुआ क्या था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा ने कहा कि भाई SC ST एक्ट जो बना हुआ है ना, वो एकदम अच्छा एक्ट है, बढ़िया एक्ट है। उससे जो है देश का जो कमजोर तबका है उसके अधिकारों का रक्षा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं ना कि SC ST एक्ट का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या किया जाए, तो कम से कम DSP रैंक का अधिकारी, DSP अगर कोई ऐसा मामला बनता है तो DSP रैंक का अधिकारी जाए और जांच करे, और उसको अगर निश्चिंत हो जाए कि हां जो आरोप लग रहा है कि वो सही है, तो फिर उस आदमी पर कार्रवाई किया जाए। अन्यथा उस पर कार्रवाई न किया जाए, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और लोग सीधे लगा देते हैं SC ST, है ना। तो इससे लोगों को समस्या होती है। तो यही बात उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा था कि सरकार इसको थोड़ा सा देखे, इस कानून को। बस क्या हुआ कि पूरा देश में विरोध होने लगा, है ना। और जहां जहां मतलब थोड़ा सा जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वहां तो और ज्यादा विरोध होने लगा। ऐसा में सरकार सख्ते में आ गई। तो सरकार ने क्या किया कि पूरे समुदाय को साधने के लिए SC ST एक्ट को और मजबूत कर दिया। 1989 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया, उसको और ज्यादा कठोर बना दिया। तो एक कम्युनिटी को तो साध दिया उन्होंने, एक कम्युनिटी तो खुश हो गई। लेकिन अब जनरल कम्युनिटी को थोड़ा सा डर हो गया, उनको नाराजगी हो गई कि भाई हम लोग से अगर कहीं कुछ गलती हो गया गलती से, तो हमारा तो उपाय हो जाएगा। तब उनको भी मनाना था, तो उनके मनाने का सबसे बढ़िया हथियार आया 10% आरक्षण। पहले मोदी ने क्या किया, तो जहां संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 में सामाजिक और आर्थिक लिखा हुआ था, उसी में मोदी जी घुस गए और वहां पर लिख दिया आर्थिक। अब संविधान में लिख दिया है आर्थिक, है ना। संविधान में संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 103 संविधान संशोधन हुआ। आज जहां पर संविधान में लिखा हुआ था पहले कि सामाजिक और शैक्षणिक कि इसी के आधार पर आरक्षण देंगे, तो वहीं पर एक कॉलम बना के लिख दिया आर्थिक, और कहा कि अब 10% आरक्षण जनरल क्लास को भी देंगे। तो 2019 से ये उनको जनरल क्लास को, EWS क्लास को मिलना शुरू हो गया। क्या जी, हो गया बातचीत? आप ही को बोल रहे हैं, टीका जो आप लगाए हैं आप ही को बोल रहे हैं, हो गया बातचीत? हाँ, तो वैसे अभी बैठे था, तो अभी कोई क्वेश्चन तो सीधे हम तो आई एम अवेलेबल हियर ना, इफ एनी कंफ्यूजन आस्क मी, है ना। ठीक है, व्हाई आर यू टॉकिंग ईच अदर, है ना। अपना आपस में मत बतियाइए, ठीक है। यहां इसको समझिए, बिना मतलब नहीं समझिएगा ना तो सब गोल हो जाए, तो है ना। चलिए, तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, है ना, सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली, ये क्या किया 2019 में संविधान में संशोधन करके उसी में डाल दिया। अब तब मोदी जी गए कोर्ट के सामने, बोले कि अब बोलिए तो सुप्रीम कोर्ट, अब कोई दिक्कत? 1992 में तक कह दिए थे कि संविधान में नहीं लिखा है, इस बार हम लिख पढ़ के आए हैं, संविधान में लिख दिए। अब कोई बहाना है, अब कोई बहाना है जिससे कि आप जनरल क्लास का आरक्षण छीन सके? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप बहुत तेज हैं, अब हमारा पास कोई बहाना नहीं है। और इसी वजह से 2019 से जनरल क्लास को भी 10% का आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि संविधान में ही डाल दिया गया सामाजिक और शैक्षणिक के साथ आर्थिक, कि अगर आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा होगा तो जनरल क्लास में यदि कोई गरीब है तो उसको भी 10% का आरक्षण मिलता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यही जो विधियों का समान संरक्षण जो है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, इसका यही मीनिंग निकलता है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार, है ना।
और यहीं से निकलता है आरक्षण की जो समाज में एक बराबर है उसको अलग तरह की सुविधा, और समाज में जो ऊंच नीच है, जो गरीब है, जो कमजोर है, जिसको दबाया गया है, उस लोग को ज्यादा सुविधा, है ना। अब देखिए महिलाओं को आरक्षण मिलता है, बहुत सारे मामले में पुरुषों को नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है? इसलिए क्योंकि पुरुष और महिला जो है उनके बीच बहुत भेदभाव है समाज में, है ना। अभी भी जो है वो लड़कियों को पढ़ने का उतना मौका नहीं दिया जाता है जितना कि लड़कों को दिया जाता है। हमारे समाज में, संस्कृति में, घरों में आप देखिए, घर में भाई बहन दोनों है तो अगर घर में दूध आता है तो माता पिता क्या करता है, बहनों क्या करती है, भाइयों को पिला करके पूरा लगता है कि भैंसा बना देगी, है ना, भाइयों को पिला देगी। माता पिता भी नहीं कहते कि नहीं बेटी को पिलाओ, उसको भी संपन्न बनाओ। ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना। और इसके वजह से आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है ना। इसके वजह से क्या है, इसके वजह से जो है वो आरक्षण जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि जहां कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन है, जहां कहीं भी भेदभाव है, तो वहां पर सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे और गवर्नमेंट उनको जो है वो तमाम तरह की चीजों को उपलब्ध कराए। और इसी कंसेप्ट के माध्यम से रिजर्वेशन निकल के सामने आता है कि समाज में चाहे अब जनरल कम्युनिटी का आदमी हो या किसी अन्य डिप्रेस्ड क्लास का आदमी हो, उसके लिए अगर उस समाज में कमजोर है, पिछड़ा है, गरीब है, तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी और उसके लिए अलग सुविधा देगी। उसी को कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। जो जिस लेवल पे होगा उसको वहां पर सुविधा अलॉट किया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में भेदभाव नहीं होता है। हमारे देश में भेदभाव होता है, हमारा संविधान भेदभाव अलाउ करता है, लेकिन हमारे यहां जो भेदभाव होता है वो सकारात्मक भेदभाव होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ किया गया है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं। किसी का विकास कराने के लिए भेदभाव हो सकता है, लेकिन किसी का विनाश कराने के लिए, किसी को पीछे खींचने के लिए भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो समाज में जो कमजोर है, जो दबा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के, उसको अपलिफ्ट करने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है, और उसका जो सीड है वो 14 के इस दूसरे हिस्से से निकलता है। बात आई समझ में? हाँ जी। अपनी जनसंख्या कर ले, करे मेहनत। अब भाई अब इसमें क्या है भाई, अब किसी को लगता है कि भाई हम अपना जनसंख्या बढ़ा लें, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? फिलहाल तो हमारे पास कोई कानून नहीं है ना। हाँ, अभी तो कहीं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई एक्ट पास की नहीं है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये तो आपका अपना है, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मामला जो है भाई समझना पड़ेगा कि भाई जितना कम जनसंख्या रहे उतना अच्छा है। अब एगो परिवार है, उसमें 2 गो या 1 बच्चा हो और पति पत्नी हो, तो इसमें क्या होगा, परिवार सुखी रहेगा कि कम पैसा में भी, कम संसाधन में भी काम हो जाएगा। एगो परिवार है, अब परिवार में मान लीजिए कि बहुत सारा बच्चा हो गया, तो माता पिता को अपने कहीं घूमने जाने का मन होगा ना, तो बचपन के वजह से प्लान कैंसिल कर देंगे कि एगो तो अपन टिकट कटाइबे करो, साथ में 5 गो करो, सबके कटाओ, है ना। तो दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा परिवार रहेगा तो आपको आरक्षण लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने रिसोर्स के हिसाब से अपना सारा काम कर लीजिएगा, है ना। तो कहीं पर भी देखिए, अगर कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को भी सरकार सपोर्ट करती है, अल्पसंख्यक समाज अगर कोई है तो सरकार सपोर्ट करती है, और उसके बेसिस पर भी रिजर्वेशन मिलता है। जैसे भारत में आप देखते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएंगे तो हिंदू अल्पसंख्यक है। वहां पर नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है हिंदू, है ना। तो नागालैंड में हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलता है, वहां पर उनको आरक्षण दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो हर क्षेत्र में हर लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है ना। तो ऐसे में वहां पर क्या है कि उसके हिसाब से वहां की स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज जो है सो अलाउ करती है। तो अगर किसी का नंबर कम है, संस्कृति के मानने वाले, भाषा को बोलने वाले लोग कम है, तो उसको भी रिजर्वेशन का ऑफर वहां पर किया जाता है और उसको सपोर्ट किया जाता है, और सरकार जो है वहां पर सपोर्ट करती है। तो इस पूरा 14 का मतलब यही है यहां पर विधियों के समान संरक्षण का, कि समानों के साथ समान व्यवहार करेंगे और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेंगे, है ना। दोनों के साथ जो है सो वो व्यवहार होगा वो उनके परिस्थितियों के हिसाब से किया जाएगा, है ना। परिस्थिति के खिलाफ नहीं होगा। हाँ क्या संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसमें, है ना। उसमें संविधान संशोधन जो है सो नहीं किया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट के आदेश के माध्यम से जो है, गवर्नमेंट का जो आदेश था, क्योंकि आरक्षण की सीमा पहले से तय थी, आइए पहले से लिखा ही था
थोड़ी नहीं बदला गया, ये बदला जाता तो संशोधन की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है ये पूरा का पूरा जो मामला है ये वाला, ये 2019 में ऐड हुआ है। आई तो जब से संविधान था तभी से है ना, जब संविधान बना तभी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक 14 समझ रहे हैं। अब आइए 15 पर कि 15 क्या कहता है, और 14 15 का ही बेस, 13 14 का ही बेस अब पूरे आर्टिकल पर लागू होगा और वहां से चीजों को अलाउ किया जाएगा। आर्टिकल 15 लिखेंगे कि जाति धर्म वंश जन्म स्थान, जाति धर्म वंश जन्म स्थान के आधार पर, जाति वंश जन्म स्थान के आधार पर, लिंग भी लिख लेंगे, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जाति यानी कि कास्ट, धर्म रिलीजन वंश डायनेस्टी, जाति धर्म वंश लिंग जेंडर और जन्म स्थान बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन डायनेस्टी जेंडर एंड बर्थ प्लेस, है ना। इन सभी आधारों पर जो है वो क्या होगा, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा जी किसी से भी, है ना। तो इन सभी आधार पर हमारे देश में भेदभाव होता है, नहीं होता है। ठीक है, और जो होता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, अभी जो 14 में बताया, है ना, कि कुछ जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण मिलता है, कुछ धर्म के आधार पर भी लोगों को आरक्षण मिलता है ना, कुछ वंश के लोगों को भी मिल जाता है, लिंग के आधार पर मिलता ही है ना, महिलाओं को तो मिलता ही है आरक्षण। ठीक है, आज जन्म स्थान के आधार पर भी जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो ऐसा जगह है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, खेती ठीक से नहीं हो पाती है, तो उन क्षेत्रों को लोगों को सरकार स्पेशल सुविधा उपलब्ध कराती है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो वही ना भी बोल रहे थे जी कि ये भेदभाव होता है, लेकिन ये सब जो भेदभाव है सकारात्मक भेदभाव है। तब से क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है हमारे देश में, है ना, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे देश में अलाउ है। अगर कोई पिछड़ी हुई जाति है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए भेदभाव हो सकता है ना। अगर कोई धर्म संकट में है, अगर उसके लोग कम हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसे 15 के तहत ही होता है, यहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। यहां पर यह कह रहा है कि प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध किस आधार पर, प्रतिबंध इस आधार पर है कि निगेटिविटी नहीं फैलाई जाएगी, है ना, किसी के साथ निगेटिविटी नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि इस जाति के हैं आप इसलिए आपको नौकरी नहीं देंगे, आप इस धर्म के इसलिए आपको नौकरी नहीं देंगे, आप इस वंश के इसलिए आपको सर्विस नहीं देंगे, इस प्रकार का चीज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग डिग्रेसिव हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए अलाउ है। यहीं पर लिखा हुआ है कि सकारात्मक भेदभाव को संविधान स्वीकार करता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। तब से 14वां इसीलिए इतना बोल रहे थे कि उसको समझ लीजिए। पहले 14 में क्या कह रहे थे, समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। अब वहां पे वही समझाए थे कि अगर असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा तो समानों को लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो भेदभाव नहीं है। वो जो एग्जांपल समझाते थे कि वो मोटका बचवा है, वो कुपोषण का शिकार है, तो कुपोषण के शिकार को जब एक्स्ट्रा सर्विस देंगे तो जो मोटा वाला है उसको लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये भेदभाव नहीं है, है ना, ये भेदभाव नहीं है। ये क्या है,
तो बेसिकली उसको स्पेशल सर्विस दिया जा रहा है कि वो भी ठीक हो जाए, वो भी बढ़िया हो जाए। तो संविधान इसी आधार पर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव यह है कि सबको एक बराबर के धरातल पर लाया जाए। तो जो बराबर है पहले से उसको कोई सुविधा नहीं, लेकिन जो पहले से बराबर नहीं है उसको बराबर बनाने के लिए अगर कोई सुविधा दिया जा रहा है तो उस डिस्क्रिमिनेशन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता है। बताया समझ में? तो नकारात्मक भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक भेदभाव इन सब आधार पर होता है। लिंग के आधार पर तो आप देखबे करते हैं, जेंडर के बेसिस पे लड़कियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं, है ना, महिलाओं को तमाम तरह का आरक्षण सरकार ऑफर करती है। क्यों? क्योंकि ये पिछड़ी हुई है, समाज में इनका जो स्थिति है वो ठीक नहीं है ना, उनका जो स्थिति है वो क्या है, कमजोर है। तो इनको सशक्त बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण योजना चलता है, विमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। क्यों चलाती है? क्योंकि मानती है कि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। तो यहां पे आप नहीं कह सकते कि नहीं हमको भी दीजिए, उनको दे रहे हैं तो, है ना, और कहेंगे तो सरकार नहीं देगा, है ना। इसलिए नहीं देगा क्योंकि सरकार मानता है कि आप पहले से सक्षम है, पहले से आपने महिलाओं का शोषण किया है, इतिहास इस बात का गवाही है, इतिहास इस बात का साक्षी है। तो इस वजह से आपको सर्विस देने का आवश्यकता नहीं है, जिनका शोषण हुआ है उनको सर्विस देने का आवश्यकता है और उनको जो है सो सर्विस अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी बेसिस पर प्रतिबंधित है, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक भेदभाव सब जगह होता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है सो अलाउ नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं? तो जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नकारात्मक भेदभाव नहीं होगा, सकारात्मक भेदभाव अलाउ होगा, और वो होता है और इसी के तहत होता है ना। नेक्स्ट लेंगे 16। नेक्स्ट 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, इक्वलिटी इन पब्लिक अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी इन पब्लिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके। तो देखिए अब यहां जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता का क्या मतलब है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब यह हुआ, लोक नियोजन में अवसर के समानता का क्या मतलब हुआ? तो कि जब सरकार कोई वैकेंसी निकालेगी तो सबको समान अवसर देगी, सबको अवसर देगी, है ना, किसी के साथ भेदभाव। इसलिए आप देखते हैं कि जब क्या होता है कि जब कोई वैकेंसी आता है तो उसमें होता है एक टोटल सीट, है ना, कि हम इतना सीट जो है सो अलाउ करते हैं। ठीक है, उसी में लिखा रहता है कि भाई जनरल के लिए इतना, है ना, अब ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, बीसी के लिए इतना, BC2 के लिए इतना, SC के लिए इतना, ST के लिए इतना, डिसेबल के लिए इतना, सबका हिस्सा लिखा रहता है, सब लोगों का लिखा रहता है कि देश में जो लोग रह रहे हैं सभी लोगों का अधिकार है कि इसमें जाकर के पार्टिसिपेट करें और अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी ले ले, है ना। तो ये सब कुछ जो है सो यहां पर उनको अलाउ किया जाता है सभी लोगों के लिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए जो है सो अलाउ किया जाता है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब यही है कि ऐसा नहीं होगा कि सरकार ऐसा कर दे कि भाई कोई मतलब सरकारी नौकरी में एक ही लोग का प्रभुत्व हो जाए, एक ही जाति धर्म के लोग जाकर के बैठ जाएं, ऐसा ना हो। हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज से आता हो, हर लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। इसी के लिए सीट जो है सो बांट दिया जाता है, सीट अलॉट कर दिया जाता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीटें जो है सो बता दी जाती है। तो उसी का मतलब है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, कि देश में जितने लोग रह रहे हैं सभी लोगों को जो है सो नौकरी करने का मौका दिया जाएगा, और अगर आपके पास योग्यता है तो आप क्वालिफाई करके उसको ले लीजिए, है ना, और अगर आप नहीं लेंगे तो आप ही की कम्युनिटी का कोई दूसरा ले लेगा, है ना, उसके अंदर क्वालिटी होगा। तो इसलिए सभी लोगों के लिए सीट जो है सो रिजर्व रखा जाता है कि सब लोग जो है सो अपना काम करें और कोई छूटे ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, 17 लिखेंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन।
ठीक है, ठीक है। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ जी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कि छुआछूत, है ना, ठीक है, छुआछूत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत किसी के साथ करता है ना, या छुआछूत को बढ़ावा देता है, कहता है कि नहीं हम इस कम्युनिटी के साथ हैं तो इसके साथ जो है सो छुआछूत करेंगे, या छुआछूत को मतलब निम्न जाति ऊंची जाति, इस प्रकार का यदि कोई भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है, या अगर प्रूव हो जाएगा कि सही में किसी ने अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया है या इसके मुताबिक इस प्रकार का कोई व्यवहार किया है, तो ऐसे में क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, है ना, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा और उसका हमेशा के लिए जीवन पर्यंत राजनीतिक अधिकार छीन लिया जाएगा, है ना। तो ना तो कभी चुनाव लड़ पाएगा, है ना कभी वोट दे पाएगा, है ना, अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ सही में आदमी ने ऐसा किया है, ठीक है। तो अस्पृश्यता, पहले क्या था, पहले के समाज में बहुत भेदभाव था, है ना, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन का कंसेप्ट लाया गया आर्टिकल 17 में, ठीक है, कि भाई छुआछूत का अंत किया जाएगा और छुआछूत जो है सो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना, अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया जाएगा, तो खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 का प्रयोग किया गया, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, कि कोई भी आदमी किसी के भी साथ छुआछूत नहीं करेगा या छुआछूत वाला व्यवहार नहीं करेगा। अगर छुआछूत वाला व्यवहार करता है तो ऐसे में क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और उसके साथ तमाम तरह की दिक्कत जो है सो हो सकती है, ठीक है। तो किसी को भी किसी के साथ जाति के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर छुआछूत नहीं करना। हाँ, मेडिकल बेसिस पर हो सकता है, मेडिकल बेसिस पर अलग हो, जैसे अभी कोरोना आया था तो छुआछूत कैसे होता था, है ना, कि भाई मालूम चल गया कि बगल वाला के पास कोरोना है, बस हो गया। सबसे ज्यादा तो मतलब कि प्रेम का परीक्षण तो कोरोना के टाइम पर हुआ कि कौन किसको कितना प्रेम करता है, कोरोना में समझ में आ गया, है ना, कि एक बार अगर गलती से छींक हुआ गया तो फिर दूसरा आदमी कहता है कि 15 दिन बाद मिलेंगे, है ना। पहले तो क्वारंटाइन रहते हैं, देख लेते हैं कि वायरस से इंफेक्टेड है कि नहीं, है ना, अगर नहीं है तब आकर के फिर मिलेंगे, अन्यथा मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोरोना का टेस्ट ना हो जाए और ये क्लियर ना हो जाए कि भाई हम पॉजिटिव नहीं है ना, या आप पॉजिटिव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ के बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कास्ट के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर आप नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर किसी के साथ, धर्म के आधार पर किसी के साथ आप छुआछूत करेंगे, नहीं आप इस जाति के हैं तो हम आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, आपके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तो इस प्रकार का चीज गलत है ना। अगर ये सब चीज होता है तो फिर उसको अपराध माना जाएगा, है ना। और इसी के तहत जो वो एक्ट बना हुआ है SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट 1989, 1989, है ना। तो अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989, और इसके तहत इन सभी चीजों को खारिज किया गया है कि कोई भी आदमी इस तरह की चीजों को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर अस्पृश्यता का उल्लंघन है कि छुआछूत का जो है सो वो अंत किया गया है। इसके अलावे उपाधियों का अंत, है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, 18 में लिखेंगे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, ठीक है, ठीक है। अब देखिए उपाधि का अंत का क्या मतलब है जी।
उपाधि के अंत का मतलब यह हुआ कि हमारी जो सरकार है वो किसी को किसी प्रकार से कोई टाइटल नहीं देगी, है ना। पहले जब देश में राजतंत्र था तो क्या होता था, सबको अलग अलग टाइटल मिलता था, है ना, और अलग अलग टाइटल को लेकर के लोग एंजॉय करते थे, और जिनको जो टाइटल मिल जाता था तो आम आदमी से खास बन जाता था, सरकार का प्रिय हो जाता था, राजा का प्रिय हो जाता था। तो जब संविधान बना तो संविधान में कहा गया कि सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी, है ना, क्योंकि हमारे देश में एक समान समाज की स्थापना करना है, तो कोई भी आदमी सरकार का फेवरेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है किसी को कोई उपाधि, कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो हमारे यहां किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जाता है, ना तो हमारे देश का नागरिक अपने देश में कोई किसी से टाइटल लेगा और ना विदेश में कोई टाइटल लेगा। विदेश से भी आप कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं। अगर विदेश की सरकार आपको कोई टाइटल ऑनर कर रही है, आपको कोई टाइटल देना चाहती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको राष्ट्रपति से क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, है ना। राष्ट्रपति अगर आपको परमिशन देते हैं तभी आप बाहरी समाज से क्या हो सकता है, तो मतलब बाहरी देश से आप कोई टाइटल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भारत सरकार तो किसी को कोई टाइटल नहीं देती है, ठीक है, लेकिन अगर आप विदेश की कोई सरकार, आपने कुछ अच्छा काम किया और आपको कोई टाइटल दे रही है, तो इसके लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति परमिशन देंगे तभी आपको मिलेगा, आप ले पाएंगे, अन्यथा आपको खारिज करना पड़ेगा, अस्वीकार करना पड़ेगा, आप टाइटल नहीं ले सकते, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई टाइटल कोई यहां पर नहीं ले सकता है, ठीक है। जब ये पूरी बात संविधान में लिखी गई तो कुछ लोग जो थे, है ना, वो क्या किए, तो वो लोग चले गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई जब टाइटल का अंत कर दिया गया है तो फिर ये सब क्या है, भारत रत्न, ये आप क्यों दे रहे थे, फिर इसको मत दीजिए, है ना। कुछ ने कहा कि भारत रत्न दे रहे हैं, आप पद्मश्री दे रहे हैं, है ना, पद्म विभूषण दे रहे हैं, है ना, तमाम तरह का तो आप दे रहे हैं। तो जब ये सब दे रहे हैं तो ये सब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, इसमें से कोई भी टाइटल नहीं है, यह कोई उपाधि नहीं है, बल्कि यह सब का सब पुरस्कार है। किसी ने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम उसको पुरस्कार देते हैं, ताकि और भी आदमी सब इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा और अच्छा अच्छा काम करेगा। तो इसलिए ये ना समझे कि भारत रत्न या पद्मश्री कुछ भी जो है वो क्या है, तो कोई उपाधि, कोई उपाधि नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि देखिए ये उपाधि तो नहीं है, पुरस्कार है, लेकिन बावजूद इसके यदि कोई भी आदमी जिसको यह सब कोई पुरस्कार मिला है और परफिक्स या सरफिक्स के रूप में, यानी कि उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में अपने नाम के साथ इसको यूज करेगा, तो उसका पुरस्कार छीन लिया जाएगा और उस पर दंड लगा दिया जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई अपने नाम के आगे या नाम के पीछे ये यूज करके कहीं पर अपना प्रभाव स्थापना करना चाहता है कि हमको तो पद्मश्री मिला, हमको पद्म भूषण मिला है, तो हमको ये कर दीजिए, हमको वो कर दीजिए, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, उसका पुरस्कार उससे छीन लिया जाएगा, उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा, क्योंकि ये कोई उपाधि नहीं है बल्कि पुरस्कार है, ठीक है। तो पुरस्कार मिल सकता है, उपाधि नहीं मिलेगा किसी को, टाइटल किसी को नहीं मिलेगा। इसके साथ कोर्ट सरकार ने कहा, मतलब कोर्ट ने कहा कि देखिए सरकार तो कोई उपाधि या टाइटल आपको नहीं देगी, लेकिन अगर आपके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप वो यूज कर सकते हैं ना। एकेडमिक माने कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आपकी उपलब्धि है तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जो आपका रैंक है उस रैंक को आप यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप देखते हैं डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, प्रोफेसर प्रोफेसर लगा लेता है, इंजीनियर इंजीनियर लगा लेता है, आईएएस आईएएस लगाते हैं, आईपीएस आईपीएस लगा लेते हैं। तो जो आपका रैंक है, जो आपका रैंक है, जो कि आपने अपनी योग्यता से हासिल किया है, तो वो आप अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं, वो अलाउ है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ आपकी उपलब्धि है तो आप वो यूज कर लीजिए, या फिर आपको जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर अगर आपका कोई रैंक मिला हुआ है तो आप उस रैंक को यूज कर लीजिए, वो अलाउ है, उसको खत्म नहीं किया गया। इसलिए आप सेना में देखते हैं, सेना में जो लेफ्टिनेंट होता है वो अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट लिख लेता है, जो कैप्टन होता है वो कैप्टन लिख लेता है, जो मेजर होता है वो मेजर लिख लेता है, जो जनरल होता है वो जनरल लिख लेता है ना।
जिला में कोई आईपीएस है तो आईपीएस लिख लेता है ना, एसपी लिख लेता है। तो ये सब लोग जो है वो अपना लिख लेते हैं, ठीक है। एकेडमिक कोई डिग्री है तो उसको भी लोग लगा लेते हैं, है ना, पीएचडी किए हुए लोग भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि योग्यता के आधार पर जो कुछ भी अगर आपने हासिल किया है तो वो आप जो है सो यहां पर लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या नहीं, उसका पद है, पद लिखता है, पद लिखता है, उस थोड़ा ना उपाधि है कोई, उसको पद मिला है, जनता ने उसको चुना है ना, जनता ने उसको चुना है, उसका पद है। मुखिया है, अगर वो मुखिया लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब जो ये मुखिया पति जो लिखता है वो ठीक नहीं है ना। देखा ना, महिला बन जाती है मुखिया, आरक्षण रहता है तो ये सब क्या करता है, गड़िया पर लिखवा लेगा मुखिया पति, आले घूमेगा पर। मुखिया तो पद न है जी, मुखिया के थोड़ी ना पति हैं आप अपनी पत्नी के पति हैं, है कि नहीं, मुखिया के तो है नहीं। लेकिन लिख देगा, हद तो तब हो जाता है जब चुनाव हो गया, मान लीजिए पत्नी हार गई तो फिर लिखता है पूर्व मुखिया पति, पागला। पूर्व मुखिया पति में अब देखिए मैंने कितना बड़ा संकट खड़ा कर देता है जी सब। अगर आप सोचिए तब फिर उस क्षेत्र में जितनी मुखियाएं हुई होंगी, है ना, वो तो सबको समेट लिया के साथ है कि नहीं, लिख देता है पूर्व मुखिया पति। ये सब नहीं लिखना चाहिए ना, तो ये सब लिख देता है सब। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई अगर किसी पद पर निर्वाचित हुआ है स्वयं तो वो अपना पद लिख सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कोई उपाधि नहीं है, उस पद को प्राप्त किया है, आज जनता ने उसको उस पद के लिए चुना है ना, तो वहां पर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारत सरकार किसी को कोई टाइटल ऑफर नहीं करती है ना, भारत सरकार किसी को कोई टाइटल ऑफर नहीं करती है, किसी प्रकार का कोई उपाधि भारत सरकार किसी को भी नहीं देती है, ठीक है। हाँ, आप और ना ही आप विदेश से कोई उपाधि ले सकते हैं, आपकी अपनी योग्यता है तो आप अपनी योग्यता के बल पर अपने जो हासिल किया वो आप अपने नाम के हाथ आगे पीछे लगा सकते हैं। क्लियर है? तो उपाधियों का देश में कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ हाँ हाँ, तो लेना पड़ता है, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को जी है, वो प्रधानमंत्री ना है, लेना पड़ेगा, बिल्कुल। देश का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, किसी को भी लेना पड़ेगा, है ना। निशाने पाकिस्तान मुरादी देसाई को मिला था तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेना पड़ा था परमिशन, ठीक है। तो किसी को भी अगर लेना है, आम आदमी हो या प्रधानमंत्री स्वयं हो, राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति जब परमिशन दे देंगे, अलाउ करेंगे, तभी ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक में किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, आए क्या राष्ट्रपति नहीं ग्रांट करता है, राष्ट्रपति नहीं लेता है, राष्ट्रपति किसी से कोई उपाधि टाइटल नहीं लेता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।